नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अब मैदान छोड़कर भागने लगे हैं? क्या अब नरेंद्र मोदी में मोर्चा संभाल पाने की हिम्मत नहीं रही या उन्हें डर सताने लगा है? किस बात का डर है कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंची सीने वाले कहे जाते थे, उनके भक्त कहते थे, अब उनमें जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। और क्या वजह है कि राहुल गांधी का नाम सामने आते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ तमाम साजिश प्रोपेगेंडा करने लगती है, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। क्या वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो या चाहे मिजोरम, सभी जगह कांग्रेस को, राहुल गांधी को हर कोई अब उदाहरण देने लगा है कि यदि नेता हो तो ऐसा हो। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कैसे, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारत को पेंडुलम बना दिया है और किस तरीके से वो दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का और डर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। शुरुआत करूंगा मिजोरम में नरेंद्र मोदी की रैली थी। उस रैली के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने उसी तरह किया है जैसे इजराइल फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए हमले करा रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है और जिस तरीके से वो हमास का नाम लेकर के मार असल में उन निर्दोष नागरिकों को रहा है, बच्चों को रहा है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने बदला लेने के लिए ईसाइयों से, आदिवासियों से और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की है। और उन्होंने जिस तरीके से एक समुदाय के साथ खड़े होकर के दूसरे समुदाय को खत्म करने के लिए उन्हें आतंकवादी और दूसरा बहुत कुछ बता करके मरवाने का काम किया है, उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं बच्चों के साथ में कुकर्म होने की छूट दी है और जिस तरीके से उन्होंने कत्लेआम कराए, लोगों को बेघर कराया, कमोबेश यह वही दर्शाता है जैसा गाजा में हो रहा है, वही मणिपुर में हो रहा है। और इस कारण उन्होंने उनका बायकॉट करने का फैसला लिया था। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब वहां गए तो उन्होंने मिजोरम में पहुंचकर मणिपुर की चर्चा की, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा की थी, उन्होंने वहां से अपने रिश्ते बताए, अपने पिता के रिश्ते बताए और तमाम सारी चीजें वहां वो जनता के बीच 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। उनके लिए जिस तरीके से लोग उमड़े, जनता उमड़ी और प्यार उसने दिया, उसने नरेंद्र मोदी को डरा दिया। हालात ये हो गए कि नरेंद्र मोदी ने वहां अपने बजाय अपने सिपह सालार अमित शाह को भेजा और अमित शाह जब वहां गए और वहां रैली कर रहे थे तो स्थिति ये कि वहां पूरी सीटें खाली पड़ी थी, 10% लोग आए थे। अब आप समझिए कि जब यह हालत हो तो समझा जा सकता है कि 56 इंची सीना क्यों डर रहा है। और कमोबेश यही स्थिति हो रही है कि वो इस समय तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव चल रहा है, जाने से बड़ा डर रहे हैं। पहले अपना किस तरीके से वहां भीड़ जुटाई जाए, क्या हो, इसके प्रबंधन के लिए एक बड़ी टीम लगा दी गई है और उसके लिए कैसे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी वाहनों से लेकर के सरकारी अफसरों तक की ड्यूटी लगाई जा रही है कि साहब मोदी जी आएंगे तो भीड़ जुटानी है, अमित शाह आएंगे तो भीड़ जुटानी है। और यही वजह है कि अमित शाह जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो वहां भी भीड़ नदारद थी।
तो भीड़ नहीं मिल रही है, नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है, राजस्थान में भीड़ नहीं आ रही। तो ये हालात एक जगह नहीं है, सारे राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। और इसीलिए अब ये लोग मुद्दे की, काम की बात करने की बजाय इधर उधर की बातें करते हैं। तो इधर उधर की बातों में चीजें फंसाते हैं, तमाम अपने नेताओं को बुलाते हैं और वहां नफरती भाषण कराते हैं। कोई राम मंदिर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई किस तरह की बातें करता है। तो इससे लगता है कि आपके पास अब मुद्दे नहीं है। जो आप कहते थे विकास का मॉडल और सारा मॉडल, उसका भी एक उदाहरण देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की टीम के बड़े अहम सदस्य हैं सुधांशु त्रिवेदी। वो गए और वो वहां पर मीडिया को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और वहां मीडिया सेंटर में वो बैठ करके वहां के विकास मॉडल को बता रहे थे और बता रहे थे कैसे मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलती है। वहां के लोग तो वाकिफ है कि कितने घंटे मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे और जैसे ही बता रहे थे वैसे ही बिजली चली गई, यानी बिजली गुल। अब आप समझिए ये विकास का मॉडल है जो बताता है। तो भैया कांग्रेस ने ये भी साजिश कर दी क्या? तो साहब ये जब फेल हो जाते हैं तो साजिश बताते हैं, कभी अंतरराष्ट्रीय साजिश, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये साजिशें बताना इनका काम है, लेकिन इनके पाप का खुलासा इन्हीं के दावे वादे कर देते हैं। चलिए छोड़िए इन पे, बात करते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में है 2 दिन से, वहां वो तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसके अलावा निजी तौर पे वो लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने देखा एक जगह कि धान कट रही थी, तो उन्होंने सब काम छोड़ा, अपने मुख्यमंत्री और अपने डिप्टी सीएम के साथ पहुंच गए वहां और धान काटने वाली महिलाओं और सबके साथ में मिलकर के उन्होंने गमछा बांधा और जुट गए। उनसे पूछा कैसे, उन्होंने बताया ऐसे, तो उन्होंने काटना शुरू किया। काटते काटते उनके साथ बात की और थोड़ी बहुत देर नहीं काटी, कुल उन्होंने 4 घंटे लगाया, तमाम गट्ठर उन्होंने बनाए। तो आप समझिए जब उन्होंने बनाए, उनके साथ बात की और कहा कि मुख्यमंत्री जी सही बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं ना? उन्होंने कहा हाँ, हमने तो इतना सोचा ही नहीं था कभी मिलेगा। धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, और राहुल गांधी ने उस कटोरे को भर दिया है, यही है। और वहां पर तभी एक किसी ने बताया कि आपने जो एक मजदूरों को मदद करने की बात कही है, उसमें जो 7,000 रुपए मदद देने की बात कही है वो कम है, उतने से काम उतना चलेगा नहीं। तो उनका कितना हो जाए तो चलेगा? उनका कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। उनका 10,000 होना चाहिए, कहा कोई बात नहीं। वो अपनी गाड़ी में बैठे और अपने मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं से उन्होंने चर्चा की और अपने जो अर्थ विशेषज्ञ हैं उनको कॉल मिलाया और 5 से 7 मिनट के अंदर उन्होंने फैसला लिया और अगली रैली में वो पहुंचे। और जब उन्होंने रैली संबोधित की तो कह दिया कि अब वो 7 नहीं, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। और राहुल गांधी ये बताते नहीं थकते हैं कि पिछली बार जब वो चुनाव प्रचार में थे, उन्होंने जो वायदे किए थे वो उस शपथ ग्रहण में शामिल होकर के और वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो साहब मुख्यमंत्री का फोन आ गया कि साहब कैबिनेट के मीटिंग कर ली है और आपके किए वायदे को पूरा करने का आदेश दे दिया है। आप समझिए कितनी बड़ी बात। कमोबेश यही आपने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में जो वायदे किए थे सारे के सारे वायदे चंद दिनों में पूरे हो गए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अपने वायदों को लेकर के, अपनी गारंटियों को लेकर के कितना संजीदा है। राहुल गांधी कहते हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो कहूंगा नहीं, और जो कहूंगा वो पत्थर की लकीर है, करके रहूंगा। तो यही बहुत बड़ी खूबी। उन्होंने कहा हम पुरानी पेंशन देंगे तो उन्होंने बहाल करी और उसकी प्रक्रिया के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी सरकार से, केंद्र सरकार से। तो लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कर रहे हैं।
यह हिम्मत होती है। वो कहते हैं कि डरो मत, तो नहीं डरते हैं। चाहे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, कुछ भेजो, हमारे नेताओं को भेजो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम जवाब देंगे। यही तो खूबी है, यही राहुल गांधी को सबसे बड़ा बना देता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो एक और बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान में हालात बना दिए गए, जिस तरीके से बातें होती हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती रही। 2014 का हमने भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र जो उनका देखा, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसको देखा तो उसमें जितने वायदे थे उनमें मुझे तो कोई ऐसा वायदा पूरा होता नहीं दिखाई। जो जो कहा वो कोई ऐसा नहीं था जो उन्होंने किया। एक्सीडेंटली कोई चीजें, मान लीजिए 370 की बात करते हैं, तो 370 के तहत जो देना था वो भी नहीं दिया। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, उनके उससे नहीं बना। कांग्रेस भी यही कहती थी, कांग्रेस कहती थी राम मंदिर बनाने में हमें कोई नहीं, और शिलान्यास भी कांग्रेस ने ही कराया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब करा दिया था। ये तो 2 साल के अंदर, राजीव गांधी के चुनाव हारने के बाद 2 साल के अंदर इन्होंने ड्रामे किए। नहीं तो मंदिर में वहां मूर्ति से लेके सब कुछ, सारा कुछ कांग्रेस ने किया था। मंदिर बनने की दिशा में हो गया था, शिलान्यास हो गया था। जिसने शिलान्यास किया था खोद के, वो योगी आदित्यनाथ का गुरु भी था। उसके अलावा वो जो बिहार का राम भक्त था, जिसने कुदाल से खोदा था दलित समुदाय से, वो था। तो कांग्रेस ने उस दलित समुदाय के उस व्यक्ति से कराया था। वो आज भाजपा का सांसद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो कहती थी वो करती थी, और उन्होंने किया था। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते थे, और उसके बाद में जो नहीं बनने दिया, सरकार उनकी चली गई, जनता दल की सरकार आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी। आपको करना था कर देते। मुलायम सिंह यादव आपके समर्थन से तब थे। बाद में आपने जब ये किया, सारी चीजें हुई, मुलायम सिंह से आपके क्लैश हुए। उसके बाद में साहब जो हुआ वो निश्चित रूप से शर्मनाक था। और उस शर्मनाक घटना के बाद कांग्रेस कहती थी प्यार से होगा, समाधान से होगा, क्योंकि धर्म सबका होता है, राम किसी एक के नहीं है, सबके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है राम सिर्फ एक के हैं। बड़ा संकुचित कर देती है, उन्हें इतना छोटा बना देती है कि राम इतने छोटे थे। लेकिन कांग्रेस राम को इतना बड़ा बनाती है कि वो तो पूरी दुनिया के राम है। यह अंतर, आप छोटा करते हैं, वो बड़ा बनाते हैं। तो आपने उन्हें इस तरह बनाया। उन्होंने तो यह किया था कि मुस्लिम्स भी पूजा करें, और करते थे। आप देखिए, ये कांग्रेस की ही देन है कि आज अमरनाथ की यात्रा पर आप जाते हैं, अमरनाथ के मंदिर का जो पहला पूजन होता है वो मुस्लिम करता है। ये आप समझिए, उसने ही खोजा था। इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं हैं। आप देखिए वाराणसी में जो रामलीला होती है, उस रामलीला में मुस्लिम भूमिका अदा करते हैं, अपने आप में यूनिक। लेकिन आप नफरत फैलाते हैं, आपके नेता नफरत फैलाते हैं। और ये नफरत यहीं तक सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में भी यही दिखाई देता है। और आपकी नफरत के कारण हमारे देश के पूर्व नौसैनिक अधिकारी मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन्हें फांसी की सजा हो गई। आप उन्हें बचा नहीं पाए। कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को 7 दिसंबर 2022 को उठाया था संसद में। तब आपने लिखित रूप से जवाब दिया था कि नहीं, आप उसके लिए संजीदा हैं और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या प्रयास किए? एक भी प्रयास नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जो रसिया के लोग थे या अमेरिका के लोग थे, वो सब छूट गए, लेकिन हमारे को फांसी की सजा हो जाती। और वो कर क्या रहे थे? वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए जासूसी करने का आरोप। और उस काम के लिए भेजा कैसे गया, किसके थ्रू गए? रॉ के थ्रू। और अजीत डोभाल की जिम्मेदारी बनती थी कि वो करते, प्रधानमंत्री की थी
प्रधानमंत्री से लेकर सबके संज्ञान में था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही सारी वजह है। और आज आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। उसी नफरत का नतीजा है कि केरल में ब्लास्ट हो जाता है और उस घटना में ईसाइयों की जो प्रार्थना सभा चल रही होती है उसमें किस तरीके से हमला होता है, किस तरीके से एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, दर्जनों घायल हो जाते हैं, 2 दर्जन से अधिक। और जिस तरह के हालात, ये अपने आप में शर्मनाक। आप कहते हैं कि हमने देश के अंदर सुरक्षा और सबको लेकर के, अब आप कहते हैं वो हमास ने कराया। हमास ने कराया तो इसका कौन सा सबूत है आपके पास? ये नहीं कराया तो क्या है? आज तक आप सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह के खेल करते हैं। आपके लोग कहते हैं कि हम इजराइल जाएंगे, वहां के लिए ये करेंगे, और इजराइल के लोग क्या ट्वीट करते हैं? कहते हैं तुम्हारे जैसों की हमें जरूरत नहीं है, और न जाने क्या क्या हम लोगों के लिए कह देते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अंधेरे के लोग, मतलब हमें, हमारे देश को किस तरह से वो लोग कह रहे हैं। यह दशा है। आप उनका चरण चुम्बन कर रहे हैं क्योंकि आपको हाइफा पोर्ट जो है अपने दोस्त को दिलाना है, इसलिए आप ये खेल कर रहे हैं। आपके कुछ और पूंजीपतियों को किस तरीके से, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। उसके लिए आप देश को बलि चढ़ा देंगे। जब दुनिया शांति के लिए यूएन में वोटिंग कर रही थी, आप भगोड़े की तरीके से भाग गए। आप में हिम्मत नहीं हुई कि आप एक पक्ष के साथ खड़े हो सके, कह सके कि हाँ हम सच के साथ हैं। ये गांधी नेहरू का देश, यहां शांति की बात होती थी और शांति से जीत की बात होती थी। आपने उसे हरा दिया। आपके हालात देखिए, आप जिस तरीके से हाल बना रहे हैं उसका नतीजा क्या है? हर जगह जो मध्य प्रदेश में चुनावी सर्वे आया उसमें आप बुरी तरह हारते दिख रहे हैं। और ये स्थिति एक जगह नहीं है, सभी जगह। तेलंगाना में डीके शिव कुमार एक रोड शो करने के निकलते हैं तो साहब इतना बड़ा, मतलब इतने लोग जुट जाते हैं कि लगता है कि है क्या हो रहा है। सोचिए डीके शिव कुमार के में और राहुल गांधी के में तो सैलाब ही आ गया था, कोई बात ही नहीं है। यही आपके डर का कारण है और यही वजह है कि जब अमित शाह कल पहुंचे मध्य प्रदेश और रात में अपने लोगों के साथ में मीटिंग करते हुए बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि शिवराज जी ये ध्यान रखिए, जो ऑफिसर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कमल का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको बता दीजिए कि वो बक्से नहीं जाएंगे। यानी आप डराने का काम कर रहे हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं और इस तरह की स्थिति है। प्रधानमंत्री के बाद में सेकंड नंबर होता है गृह मंत्री। तो इस तरह की आप बात कर रहे हैं, इस तरह से धमका करके चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव आयोग इतना डरा सहमा है कि वो एक्शन नहीं ले रहा। वो प्रियंका गांधी को नोटिस करता है जो उन्होंने कह दिया कि खाली लिफाफा। भैया खाली लिफाफे को खाली ही लिफाफा कहेंगे, भरा लिफाफा तो नहीं कह देंगे। और वो भी उन्हें बताया वहां के पुजारी ने कि 21 रुपया मिले, ये निकले हैं ऑन कैमरा, उन्होंने डाला था, ऑन कैमरा निकला है। तो यह दशा है। इस दशा में आप समझ लीजिए तो ये नरेंद्र मोदी है। तो साहब कुवैत में जो मारे जा रहे हैं, जिन्हें फांसी होने जा रही है, वो भी हिंदू हैं। जहां पर ये हो रहा है वो भी हिंदू हैं, और तमाम सारी चीजें। तो जिस तरह से आप कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। कमलनाथ तो बड़े थोड़े से दिन मुख्यमंत्री रहे, असलियत में तो आप ही का मुख्यमंत्री था। आप उन पे कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, तो साहब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल डाल दे। वो तो आप कर नहीं पाए, एक भी नहीं निकाल पाए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के अतिरिक्त उनसे जुड़े हुए लोगों को आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से ईडी सीबीआई कुत्ते की तरीके से पूरे गली गली घूम रही है, उसके बाद में आपकी हैसियत नहीं है कि कुछ कर पाए। तो आप छोटे छोटे से लोगों को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। उन नेताओं को किसी को नोटिस देंगे, किसी कुछ करेंगे, किसी कुछ करेंगे, कर लीजिए। राहुल गांधी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। महुआ मोइत्रा को आप परेशान कराएंगे, उसको। अरे साहब जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है पहले उसको तो एग्जामिन कर लो कि वो जो आरोप लगा रहा है, जो चीजें हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। महुआ ने तो अपना जवाब सबमिट कर दिया।
वो तो पेश तब हो ना जब आप उसको तो एग्जामिन कर लो, उसको एग्जामिन नहीं करेंगे। कंप्लेंट को एग्जामिन करने का काम अथॉरिटी का है, वो नहीं होगा, आप उनको ही बनाएंगे। तो इस तरह की जब दशा हो तो ये बताता है कि डरी हुई सरकार है। ये 56 इंची का सीना बताने से कोई बहादुर नहीं हो जाता है, बहादुर होता है अपने कर्मों से। और आप तो डर के भागने वालों में से हैं, और आप सोचिए भाग खड़े हुए, तो इससे बड़ा और क्या होगा कि नरेंद्र मोदी क्यों भाग खड़े हुए। इस सवाल का जवाब जनता जरूर पूछेगी। जय